Assalamu alaikum guys. Welcome to the Accountancy Union. Hope you all are doing well. Okay, last time हमने डिस्कस किया था मटेरियल्स के बारे में, मटेरियल लाइफ साइकिल के बारे में। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने मटेरियल लाइफ साइकिल की बात की थी। आज हम लोग नेक्स्ट मटेरियल चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे और मटेरियल का फर्दर पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्दर हमारे पास है मटेरियल मटेरियल परचेज साइकिल। आज हम करेंगे मटेरियल परचेज साइकिल। मटेरियल का परचेज साइकिल का मतलब ये है कि देखिए, जब मटेरियल खरीदा जाता है बिजनेस के अंदर, तो मटेरियल खरीदने के लिए कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मटेरियल यूं नहीं होता कि आप सीधा एक बिजनेस में मटेरियल की जरूरत है तो आप जाके खरीद लेते हो। इसके लिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, प्रॉपर, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमने बिजनेस का वर्ड हमने पढ़ा था कि इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट है। तो लास्ट पे हमने ये भी ईयर एंड पे देखना होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड मौजूद होंगे तो हम देख पाएंगे। तो सबसे पहले देखें, मटेरियल जब बिजनेस के अंदर लाया जाता है तो मटेरियल ला के रखा कहाँ जाता है। मटेरियल ला के स्टोर या वेयर हाउस के अंदर रखा जाता है, ठीक है। स्टोर या वेयर हाउस के अंदर रखा जाता है। स्टोर या वेयर हाउस, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम लोग भी घर में अगर कोई चीजें लेके आते हैं, परचेज करते हैं, तो जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीजें होती है उसको हम स्टोर में रख देते हैं। तो मटेरियल भी स्टोर या वेयर हाउस के अंदर रखा जाता है। अब यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ होता है, लेकिन देखें आप, मटेरियल आप चाहिए किस डिपार्टमेंट को होता है। मटेरियल किस डिपार्टमेंट को चाहिए होता है। मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। मटेरियल की जरूरत होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली जो यूनिट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं, यूनिट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। मेक मेक करने का डिपार्टमेंट होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है। ये प्रोडक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है। अब इनको मटेरियल की जरूरत होगी, इनको मटेरियल की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, ये लोग स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अब और बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जब आप मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को देते हो या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लेता है, तो कोई भी काम जो मटेरियल डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा होता है, डिफरेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीजें जुबानी कलामी नहीं होती। यहाँ पे सारा कुछ थ्रू डॉक्यूमेंट्स, थ्रू लेटर्स हो रहा होता है, ठीक है। मटीरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। मटीरियल रिक्विजिशन नोट। मटीरियल रिक्विजिशन नोट का मतलब ये है, रिक्विजिशन वर्ड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। रिक्वेस्ट जनरेट करना। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। किस चीज की रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि हमें मटेरियल की जरूरत है। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, केस 1 है और केस 2 है। केस 1 है कि इफ मटेरियल इज अवेलेबल, ठीक है। इफ मटेरियल इज अवेलेबल, अगर अगर तो मटेरियल अवेलेबल है, अगर तो मटेरियल अवेलेबल है, तो स्टोर डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट क्या करना है, अगर मटेरियल है और स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है, तो स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डायरेक्टली मटेरियल इशू कर देगा, ठीक है। जितना भी मटेरियल इसको चाहिए था, ये जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट है, इसके अंदर कितने केजीज चाहिए वो उन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ होगा, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब अगर अवेलेबल है तो ये डायरेक्टली इशू कर देंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है, यानी कि स्टोर के अंदर मटेरियल नहीं है, खत्म हो गया है, या हमने प्रोडक्शन में यूज कर लिया, कोई भी रीजन हो सकती है जिसमें मटेरियल आपका नहीं था। अब आपने क्या करना है, मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा। अब मटेरियल नहीं है तो डेफिनेटली बाहर से खरीदना पड़ेगा। तब क्या होगा कि स्टोर डिपार्टमेंट अपनी कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट को, आगे देखें, परचेज डिपार्टमेंट आएगा, परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट सेंड किस चीज की करेगा, मटेरियल
जिस रिक्वेस्ट से या जिस लेटर से ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको कहते हैं मटेरियल परचेज नोट। मटेरियल परचेज नोट। अब देखें यहाँ पे मटेरियल रिक्वेजिशन नोट था, एमआर था, और यहाँ पे मटेरियल परचेज नोट है, एमपी है। मींस कि ये हम यहाँ पे हम जब करते हैं रिक्वेस्ट तो ये एमआर यूज होता है, एमआर मतलब मटेरियल रिक्वेजिशन, और यहाँ पे जब यूज होता है तो एमपी यूज होता है, एमपी मींस मटेरियल परचेज नोट। ठीक है, मटेरियल परचेज नोट। अब स्टोर डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट सेंड की है परचेज डिपार्टमेंट को कि मटेरियल परचेज करें, क्योंकि पीछे यहाँ पे हमने कहा जब केस 2 होगा उस कंडीशन में, ये जब केस 2 होगा तो तब मटेरियल आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मटेरियल नहीं है और पीछे प्रोडक्शन वालों को काम करने के लिए मटेरियल की जरूरत है। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज डिपार्टमेंट ने क्या करना है? डेफिनेटली आपने मटेरियल खरीदना है। परचेज डिपार्टमेंट वो वाला डिपार्टमेंट होता है जिसने और बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर चीज परचेज करनी होती है। इसका दूसरा नाम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी होता है। अच्छा, अब इस डिपार्टमेंट ने क्या करना है? इस डिपार्टमेंट ने करना है मार्केट सर्च। ठीक है, जैसे आप लोग देखें हम लोग भी रियल लाइफ के अंदर क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम मार्केट के अंदर जाके सर्च करते हैं, डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं, हम डिफरेंट शॉप्स पे प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, हर चीज देख रहे होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? मार्केट सर्च करेगा। अब मार्केट सर्च करते हुए देखें इसमें भी दो केस हो सकते हैं। परचेज डिपार्टमेंट के लिए भी दो केस हो सकते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 हो सकता है कि आपका कोई एग्जिस्टिंग सप्लायर हो। एग्जिस्टिंग सप्लायर का मतलब यह है कि आप ऑलरेडी एक ही सप्लायर या एक ही बंदे से हमेशा चीजें लेते हो, तो आप उसको डायरेक्टली क्या कर दोगे? अगर एग्जिस्टिंग सप्लायर है तो आप उसको पीओ भेज दोगे। पीओ परचेज डिपार्टमेंट भेजेगा। परचेज पीओ का मतलब क्या है? पीओ का मतलब है परचेज ऑर्डर। पीओ का मतलब है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के अंदर ये चीज लिख दी जाएगी कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी कौन सी प्राइस जो पहले आपकी उस एग्जिस्टिंग सप्लायर के साथ डिसाइड हुई हुई है, वो सारा कुछ ऑलरेडी आप उसके साथ ट्रेडिंग करते हो, आपको पता है, तो आप वो परचेज ऑर्डर कर लोगे। लेकिन दूसरा केस ये है, केस 2 ये है कि अगर कोई इफ एग्जिस्टिंग सप्लायर इज नॉट अवेलेबल, अगर एग्जिस्टिंग सप्लायर अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्टिंग सप्लायर इज नॉट अवेलेबल, हो सकता है कि अवेलेबल ना हो, या हो सकता है कि आप सप्लायर चेंज करना चाह रहे हो क्योंकि ये प्राइस ज्यादा लगा रहा है, तो आप किसी और सप्लायर से लेना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप मार्केट सर्च करोगे। अब मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। देखिए मार्केट के अंदर सप्लायर 1 भी हो सकता है, मार्केट के अंदर सप्लायर सप्लायर 1 है, सप्लायर 2 है, सप्लायर 3 है, डिफरेंट तरह के सप्लायर्स हैं। ठीक है, मार्केट। अब रियल लाइफ में भी देखें कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम मार्केट में जाके जगह जगह शॉप्स पे घूम के देख रहे होते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, हर चीज, कौन सी ये क्वांटिटी, कौन सी ये क्वालिटी है, इसका रेट क्या है, बाकी जगहों से भी पूछ रहे होते हैं। अब परचेज डिपार्टमेंट ने क्या करना है, यहाँ पे हम ये उससे आगे ड्रॉ कर लेते हैं, जो पीछे मैंने साइकिल बताया उससे आगे। परचेज डिपार्टमेंट ने हमने कहा कि क्या बात की, मार्केट सर्च करनी है। मार्केट सर्च करते हुए आपने देखना है डिफरेंट सप्लायर्स को। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर 1 है, सप्लायर 2 है एंड सप्लायर 3 है। सप्लायर 1 2 3। अब ये जो परचेज डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट ने इन तीनों सप्लायर्स को क्या करना है? इन तीनों सप्लायर्स को लेटर लिखना है, और इन तीनों सप्लायर से बेसिकली करना क्या है? पूछना है कि आप लोग किस रेट पे चीज दे रहे हैं, या किस रेट पे चीज दे रहे हैं, और सारी चीजें वो सब कुछ पूछना है। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? इनको लेटर लिखेगा। उस लेटर को कहते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है क्यूरीज। जो आपकी क्यूरीज है, सवाल है, वो आपने पूछने। इस क्यूरी के अंदर आप पूछोगे कि आप मटेरियल स्टैंडर्ड क्वालिटी का दे रहे हो, कौन सी क्वालिटी का दे रहे हो, वट एवर, हर चीज आप पूछ रहे होते हैं। आप इवन के प्राइस का भी पूछ रहे होते हैं, आप डिलीवरी टाइम का पूछ रहे होते हैं कि आप कितने टाइम में डिलीवर कर लेते हो। इवन के आप क्रेडिट टर्म्स का भी पूछ रहे होते हो। क्रेडिट टर्म्स इज बेसिकली
कि अगर आपने उधार पे खरीदना हो तो वो उसके लिए कितना टाइम का दे सकते हैं आपको। फिर इसके अलावा आप डिस्काउंट का पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस इंक्वायरी लेटर के अंदर पूछी जाती हैं। अब ये तीनों सप्लायर क्या करेंगे? ये तीनों सप्लायर इस लेटर ऑफ इंक्वायरी के बदले में परचेज डिपार्टमेंट को लेटर लिखेंगे, और वो उन लेटर्स को कहा जाता है लेटर ऑफ रिप्लाई। लेटर ऑफ रिप्लाई जो आंसर होंगे इन सारे के सारे सवालों के जो सवाल परचेज डिपार्टमेंट ने किए थे, वो सारे प्राइस हर बंदा बताएगा, अपनी डिस्काउंट बताएगा, अपनी अवेलेबिलिटी बताएगा कि कितने टाइम में हम आपको मटेरियल दे सकते हैं। अब परचेज डिपार्टमेंट ने क्या करना है, इन तीनों के जो लेटर ऑफ रिप्लाई आए हैं, तीनों सप्लायर के जो लेटर ऑफ रिप्लाई आए हैं, लेटर ऑफ रिप्लाई 1, लेटर ऑफ रिप्लाई 2 एंड लेटर ऑफ रिप्लाई 3, वट एवर 3 थे या जितने भी सप्लायर थे, इन तीनों को आपस में करना है कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करके चूज करना है बेस्ट सप्लायर। कंपेयर करके चूज करना है बेस्ट सप्लायर। हम बात कर रहे थे कि ये परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, लेटर ऑफ रिप्लाई 1, 2, 3 को कंपेयर करके कंपैरिजन करने के बाद क्या करेगा, बेस्ट सप्लायर चूज करेगा। बेस्ट सप्लायर मींस फॉर एग्जांपल सप्लायर 1 भी हमें नहीं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसके रेट्स, उसकी प्राइसेस वगैरह या उसकी चीजें जो डिलीवरी टाइम वगैरह है वो सब कुछ हमें पसंद नहीं आया, सप्लायर 2 का भी हमें नहीं आया, और सप्लायर 3 की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी वो एज पर आर ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अकॉर्डिंग थी, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इस सप्लायर को सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर 3 को, जो हमने चूज किया है सप्लायर 3, इसको डायरेक्टली परचेज, इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बाद परचेज ऑर्डर भेज देगा। ठीक है, परचेज ऑर्डर बेसिकली जो सप्लायर को हम, जो हमने सप्लायर सेलेक्ट किया है उसको भेजेंगे, या एग्जिस्टिंग सप्लायर जो होता है उसको हम भेज रहे होते हैं। उसमें इस परचेज ऑर्डर में हमने दो चीजें मेंशन करनी है कि हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए और प्राइस क्या डिसाइड हुई है। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस दोनों चीजें होती हैं, और इसको ऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं डिपार्टमेंट के, वो सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने के बाद ये परचेज ऑर्डर चला जाता है। अब ये जो परचेज ऑर्डर होगा, परचेज ऑर्डर की जाती हैं 4 कॉपीज। ठीक है, परचेज ऑर्डर की जाती हैं 4 कॉपीज। कॉपीज इसलिए की जाती हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने पास एज एविडेंस फॉर अपडेशन, अपने स्टॉक को अपडेट करने के लिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने पास होल्ड करके रखें। तो ये 4 कॉपीज होंगी। एक कॉपी सप्लायर के पास होगी। सप्लायर के पास इसलिए होगी ताकि सप्लायर ने उसी को देख के ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, जो ऑर्डर डिस्पैच करना है, तो एक कॉपी सप्लायर रखेगा ताकि उसने ऑर्डर डिस्पैच करना होगा। एक कॉपी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो रखेगा। हमारे बिजनेस का अकाउंट डिपार्टमेंट इसलिए रखेगा क्योंकि उसने पेमेंट करनी होगी जब चीजें आ जाएंगी। तीसरी कॉपी जो स्टोर सेक्शन वाले होंगे, स्टोर सेक्शन वाले रखेंगे ताकि उनके पास एविडेंस हो कि उन्होंने जो स्टॉक है वो मंगवाया है और अपडेट करना है कि नया स्टॉक आ गया है। और चौथी कॉपी जो होगी, थर्ड कॉपी ये रखेंगे, और फोर्थ कॉपी जो होगी वो गुड्स रिसीव सेक्शन वाले अपने पास रखेंगे। गुड्स रिसीव सेक्शन और स्टोर में ये डिफरेंस होता है कि रिसीव करने वाले वो होते हैं जो जब स्टॉक आता है तो तब काउंट करके रिसीव कर रहे होते हैं, परचेज ऑर्डर से मैच करके प्राइस क्वांटिटी वगैरह। और स्टोर वाले स्टोर में स्टॉक करते होते हैं। ये 4 कॉपीज होती हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एज एन एविडेंस रखी जाती है। ठीक है, 4 कॉपीज। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो सप्लायर होगा, सप्लायर ने परचेज डिपार्टमेंट को एक एडवाइस नोट भेजना है। एडवाइस नोट, सप्लायर ने एडवाइस नोट भेजना है। एडवाइस नोट भेजने का मतलब यह है कि बेसिकली जो आपने ऑर्डर किया है वो सप्लायर प्लेस करेगा। ठीक है, ऑर्डर जब वो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, सप्लायर एक कहेगा कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। ठीक है,
कंफर्मेशन के लिए ये एडवाइस नोट भेजेगा। जैसे आप लोग देखें रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के लिए जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करते ही हमें एक कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है। इसी तरह सप्लायर भी एक एडवाइस नोट लिखता है जिसमें कंफर्मेशन होती है कि आपका ऑर्डर कंफर्म है, हम गुड्स डिस्पैच कर देंगे, गुड्स डिलीवर कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला स्टेप होता है सप्लायर की तरफ से, नेक्स्ट स्टेप होता है सप्लायर की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट को जब चीजें वो भेज रहे होते हैं, तो सप्लायर बेसिकली क्या करेगा, हमारे डिपार्टमेंट को, जो ऑर्गेनाइजेशन का परचेज डिपार्टमेंट होगा उसको डिलीवरी नोट लिखेगा। डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट बेसिकली किस चीज के लिए है? डिलीवरी नोट जब चीजें, जो गुड्स होती हैं, मतलब जो आपने ऑर्डर ऑर्डर की गुड्स डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है, गुड्स जब डिलीवर्ड होती हैं तो तब ये सप्लायर की तरफ से एक लेटर रिसीव होता है हमें कि गुड्स डिलीवर हो गई। अब ये जो डिलीवरी नोट है इसकी भी 2 कॉपीज होती हैं, इसकी भी 2 कॉपीज कराई जाएंगी। 2 कॉपीज कराने की रीजन क्या है, ताकि वही बात एविडेंस, एक कॉपी जो ये दोनों कॉपीज जो होती हैं, ये दोनों जो साइन होती हैं, साइन बाय सप्लायर, ये साइन बाय, सॉरी सप्लायर नहीं, बायर की तरफ से साइन होंगी कि डिलीवरी, जो दोनों कॉपीज थी वो बायर की तरफ से सिग्नेचर होंगी। और एक कॉपी जो बायर है वो अपने पास रखेगा, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट या बायर लिख सकते हैं, बायर को वो डिलीवरी नोट लिखेगा। एक कॉपी बायर अपने पास रखेगा, एक कॉपी सप्लायर अपने पास रखेगा फॉर एविडेंस। और इस तरह से गुड्स डिस्पैच हो जाएंगी। फिर इसी तरह सप्लायर, सब एक और चीज भी यहाँ पे होती है, एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि सम टाइम ऐसा होता है कि देखें रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, हमने ऑर्डर, जो बायर होता है वो ऑर्डर प्लेस करता है सप्लायर को, और सप्लायर चीजें भेज रहा होता है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम सप्लायर की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हमें महंगी पड़ रही होती है, ठीक है, जो सप्लायर की ट्रांसपोर्ट होती है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ रही होती है, मीन्स कि वो हमें चार्ज ज्यादा कर रहा होता है। तो हम किसी और थर्ड पार्टी से अगर पूछते हैं, किसी और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से पूछते हैं कि अगर उनसे हम चीजें मंगवा लें अपनी, तो वो हमें कितना चार्ज करेंगे। अगर वो कम चार्ज कर रहे होते हैं तो फिर सप्लायर क्या करेगा, फिर सप्लायर बायर को एक कंसाइनमेंट नोट लिखता है, ठीक है, फिर सप्लायर बायर को एक कंसाइनमेंट नोट लिखता है। कंसाइनमेंट नोट बेसिकली किस चीज के लिए होता है? कंसाइनमेंट नोट इस चीज के लिए होता है कि जब यहाँ पे हम ये चीज मेंशन कर देते हैं कि व्हेन सप्लायर विल नॉट यूज हिज ओन ट्रांसपोर्ट, कि जब वो अपनी ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेगा तो तब वो कंसाइनमेंट नोट देगा, क्योंकि फिर हम वो एविडेंस देगा। कंसाइनमेंट नोट बेसिकली ये एविडेंस है, किस चीज का एविडेंस है? ये एविडेंस है डिलीवरी का, ठीक है, एविडेंस ऑफ डिलीवरी, कि उसने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए। अब क्या होगा कि अगर आते हुए प्रोडक्ट्स को कोई इशू हो जाता है, टूट जाती हैं या कुछ भी होता है, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, मींस बायर की होती है, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट खुद चूज की हुई होती है, सप्लायर की ट्रांसपोर्ट को चूज नहीं किया हुआ होता। अब क्या होगा, अब हमारे पास इसके बाद गुड्स डिस्पैच हो गई हैं, हमें गुड्स डिलीवर कर दी गई हैं, गुड्स रिसीव हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गुड्स रिसीव हो जाएंगी। गुड्स रिसीव होंगी तो यहाँ पे हमारा जो गुड्स रिसीव सेक्शन होगा, जो गुड्स रिसीव सेक्शन होगा, गुड्स रिसीव सेक्शन एक नोट प्रिपेयर करेगा। वो नोट जो प्रिपेयर किया जाता है उस नोट को कहा जाता है GRN, ठीक है, उस नोट को बोला जाता है GRN। GRN क्या है? गुड्स रिसीव
गुड रिसीव्ड नोट। गुड रिसीव नोट ये बेसिकली एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये अपने लिए हम बना रहे हैं, अपने एविडेंसेस के लिए बना रहे हैं कि हमें चीजें मिल गई हैं। ये बेसिकली इसलिए हम बना रहे हैं, ये इंटरनल है। इंटरनल यानी कि हम ये अपने डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, उनके लिए बताने के लिए कि गुड्स रिसीव हो गई हैं, एक लेटर तैयार करते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स के लिए हम बनाते हैं कि उनको पता चल सके कि जो जो डिपार्टमेंट थे, जैसे परचेज था, अकाउंट्स था, इन्वॉल्व हो रहे थे, उन सारे डिपार्टमेंट्स को पता चल जाएगा। गुड्स रिसीव नोट की यहाँ पे हो जाएंगी 4 कॉपीज। इसकी भी हमने 4 कॉपीज करनी है और 4 कॉपीज डिफरेंट डिपार्टमेंट को भेजनी है। एक कॉपी हम भेज देंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इसलिए भेजेंगे ताकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने जब सप्लायर पेमेंट लेने आएगा तो हमने उसको पेमेंट करनी होगी, तो पेमेंट सप्लायर को करने से पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो देखेगा जीआरएन की चीजें आई हैं या नहीं आई। दूसरा, हम एक कॉपी भेजेंगे स्टोर सेक्शन को। स्टोर सेक्शन अपने पास रखेगा। स्टोर सेक्शन इसलिए रखेगा ताकि वो ये चीज शो इंश्योर कर सके कि जो अपडेट कर सके रिकॉर्ड को कि उन्होंने इन्वेंट्री मंगवाई है और इन्वेंट्री स्टोर में और आ चुकी है। ठीक है, और इन्वेंट्री मजीद आ चुकी है, तो वो बेसिकली अपडेट करने के लिए इसको अपने पास होल्ड करेंगे। उसके बाद जो थर्ड कॉपी होगी, थर्ड कॉपी हम भेजेंगे परचेज डिपार्टमेंट को, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की थी स्टोर डिपार्टमेंट को कि आप जो शुरू में हमने साइकिल स्टार्ट किया था कि गुड्स खरीदें, तो इनको बताना है कि गुड्स आ चुकी हैं। ठीक है, गुड्स जो होंगी वो हम उनको बताएंगे कि गुड्स हैव अराइव्ड, ये चीजें आ चुकी हैं, जो आपने ऑर्डर दिया था, जो आपने बोला था, जो आपने परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया था, वो आ चुका है। और फोर्थ वन कॉपी हम जो देंगे वो गुड्स रिसीव सेक्शन वालों के पास रहेगी। गुड्स स्टोर सेक्शन और गुड्स रिसीव सेक्शन, मैंने पहले बताया कि रिसीव वाले सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर रहे होते हैं, काउंट करके रख रहे होते हैं, और स्टोर वाले अपने पास रख रहे होते हैं, तो ये अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस था परचेज साइकिल का। इसके बाद अब जब परचेजिंग सारी कंप्लीट हो गई है, चीजें आ गई हैं, इसके बाद क्या होगा, सप्लायर जो होगा, सप्लायर क्या करेगा, कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इनवॉइस भेजेगा। इनवॉइस भेजेगा। इनवॉइस इज बेसिकली बिल। ठीक है, इनवॉइस आपकी चीजों का बिल है, जो आपने चीजें खरीदी हैं। ठीक है, जो आपने चीजें बाय की हैं, वो बायर के अकाउंट डिपार्टमेंट यानी कि बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट डिपार्टमेंट को ये क्या भेजेगा, इनवॉइस यानी कि बिल भेजेगा। अब बिल जब पे करना होगा तो बिल करने से पहले हमें ये यहाँ पे एक चीज करनी है, बिफोर पेमेंट। बिफोर पेमेंट मस्ट इंश्योर टू थिंग। हमने दो चीजें इंश्योर करनी है। क्या क्या चीज, एक हमने करनी है प्राइस, एक हमने करनी है क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों चीजें हमें इंश्योर करनी है। प्राइस देखने के लिए हमें वापस परचेज ऑर्डर देखना पड़ेगा। प्राइस देखने के लिए हमें परचेज ऑर्डर देखना पड़ेगा, और क्वांटिटी देखने के लिए हमें गुड्स रिसीव नोट देखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें जब हम चेक कर लेंगे, बिल में कोई मिस्टेक नहीं होगी, ये दोनों चीजें बिल्कुल करेक्ट होंगी, सारा कुछ हो जाएगा, सब चीजें ठीक होंगी, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली पे कर देगा। अगर सब कुछ ठीक है, कोई इनवॉइस में मिस्टेक नहीं है, इनवॉइस करेक्ट थी, तो हमने क्या करना है, पेमेंट कर देनी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो इनवॉइस होती है, इनवॉइस इसमें सम टाइम मिस्टेक होती है। ठीक है, कोई मिस्टेक हो सकती है। अगर इनवॉइस में मिस्टेक है, कोई गलत शायद आपने अमाउंट गलत, जो सप्लायर है उसने अमाउंट गलत लिख ली है, क्वांटिटी रॉन्ग मेंशन कर दी है, आपने कम केजीज मंगवाए में उसमें लिखे ज्यादा केजीज हैं, कुछ भी हो सकता है, 10,000 आता था, किलो ज्यादा डाल दिया, इनवॉइस में कुछ भी मसला था, तो
फिर क्या होता है, अगर मिस्टेक होती है इनवॉइस के अंदर, तो फिर क्या होता है, फिर एक क्रेडिट नोट लिखा जाता है। ठीक है, क्रेडिट नोट लिखा जाता है। क्रेडिट नोट अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, सप्लायर को ये क्रेडिट नोट लिखेगा, सप्लायर को क्रेडिट नोट लिखेगा। क्रेडिट नोट इज बेसिकली करेक्टेड इनवॉइस। ठीक है, करेक्टेड इनवॉइस के इनवॉइस को करेक्ट करना है। समटाइम ऐसा होता है क्रेडिट नोट इसलिए भी लिखा जाता है कि चीजें फॉल्टी होती है, कुछ ऐसी चीजें खराब हो गई, कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आई तो आप चीजें वापस कर रहे होते हो, तभी आप लोग क्रेडिट नोट लिखते हो कि बना के भेजो। इस केस के अंदर जो ओरिजिनल इनवाइस होती है, ओरिजिनल इनवाइस कैंसिल हो जाती है, और फिर सप्लायर क्या करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को न्यू इनवाइस, न्यू यानी के करेक्टेड, न्यू इनवाइस यानी के करेक्टेड इनवाइस भेजता है, और उसमें सारी चीजें ठीक होती हैं, और फिर हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट कर देता है। ठीक है, हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट कर देता है। अब इनवाइस से रिलेटेड डिस्काउंट्स होते हैं, डिस्काउंट्स रिलेटेड टू इनवॉइस, इनवॉइस से रिलेटेड डिस्काउंट्स होते हैं। मतलब इनवॉइस से रिलेटेड कौन कौन से डिस्काउंट्स होते हैं, दो तरह के डिस्काउंट्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे टू टाइप्स होती हैं डिस्काउंट्स की। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, कैश या जिसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग आपको मिलता है, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग या एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन आपको मिलता है। और ये डिस्काउंट मेंशन होता है, मेंशनड ऑन द इनवॉइस, इनवॉइस के ऊपर ये डिस्काउंट मेंशन होता है। जो जैसे फॉर एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जैसे 30% ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स लगा रहे होते हैं, 70% ऑफ लगा रहे होते हैं। अब उधर जो हमें रिसीट मिलती है उसके ऊपर ओरिजिनल प्राइस भी लिखी हुई होती है और साथ डिस्काउंट भी लिखा हुआ होता है और डिस्काउंटेड प्राइस भी लिखी हुई होती है। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग आपको मिलता है, उसी टाइम पे वो जो किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा थी तो वो कम करके आपको मिल रही होती है। सेटलमेंट डिस्काउंट, सेटलमेंट या कैश डिस्काउंट ये होता है कि ये जो, ये इसको हम यूं कह सकते हैं कि नॉट मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस होता है, वो जो हम निगोशिएशन करके ले सकते हैं, निगोशिएशन करके हमने लिया है। या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि सेटलमेंट डिस्काउंट, जैसे आपने अगर जो सप्लायर को पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट आपने उधार पे चीजें ली हुई थी, तो पेमेंट आपने करनी थी 30 डेज के अंदर, तो आपका सप्लायर आपको ऑफर देता है कि अगर आप ये पेमेंट 15 डेज में कर लो तो 15 डेज में आपको 5% हम मजीद डिस्काउंट दे देंगे। तो वो अगर आप अवेल करते हो तो वो सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट होता है। ये दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं इनवॉइस से रिलेटेड। इसके अलावा वैट होता है। वैट बेसिकली किसको कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम लोग चीजें लेते हैं तो चीजों के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, वो जीएसटी होता है, सेल्स टैक्स। हो इसी तरह ये वैल्यू एडिड टैक्स वैट जो होता है ये यूके का टैक्स है। ठीक है, यूके के अकॉर्डिंग ये वैल्यू एडिड टैक्स है। अब ये जो टैक्स होता है ये जो टैक्स चार्ज होता है ये कब चार्ज होगा, ठीक है, ये कब चार्ज होता है, ये तब चार्ज होता है जब हम आफ्टर deducting the both type of discounts, both types of डिस्काउंट, दोनों तरह के डिस्काउंट हम डिडक्ट कर लेते हैं तो तब ये चार्ज होता है। लेट सपोज देखें फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो थी 500, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस थी 500, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला
ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला 100 रुपीज का, तो प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 400। फर्दर आपने कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट भी लिया, तो कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट आपको मिला 50 रुपीज का, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर पे कितना करना पड़ा, 350। तो जो वैट चार्ज होगा वो वैट इस वैल्यू पे चार्ज होगा 350 पे, मीन्स के आफ्टर डिडक्टिंग द बोथ टाइप ऑफ डिस्काउंट ये वैट वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज होगा। इसके अलावा कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने डॉक्यूमेंट्स इंटरनली यूज होते हैं बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ये यूज होते हैं बिटवीन डिपार्टमेंट्स, मतलब आपस में डिपार्टमेंट्स के लिए जो यूज होते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि स्टोर या मटेरियल रिक्विजिशन, स्टोर या मटेरियल रिक्विजिशन। ये स्टोर या मटेरियल रिक्विजिशन जो होता है ना, ये आप देखें, ये मटेरियल रिक्वेस्ट, स्टोर या जो मटेरियल रिक्विजिशन होता है। अब ये मटेरियल रिक्विजिशन कहाँ से आती है, प्रोडक्शन टू स्टोर, प्रोडक्शन टू स्टोर, ठीक है, प्रोडक्शन वाले स्टोर को भेजते हैं। तो ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इंटरनली आपस में डिपार्टमेंट के अंदर ये हो रहा होता है, डिपार्टमेंट के अंदर ही मूव हो रहा होता है। इसी तरह देखें, एक तो ये था, दूसरा ये भी हो सकता है कि गुड्स आर मटेरियल रिटर्न नोट, ये भी हो सकता है, गुड्स आर मटेरियल रिटर्न नोट। गुड्स और मटेरियल रिटर्न नोट का मतलब यह है कि देखें, आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेट सपोज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था आपका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने को 300 केजीज चाहिए थे। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो स्टोर ने भेजा, स्टोर ने 300 केजी भेज दिया, लेकिन उनको जो यूज हुआ वो सिर्फ 250 केजीज यूज हुआ। पहले हम तो मटेरियल ज्यादा लेते हैं लेकिन यूज जरूरी नहीं है उतना ही हो। 250 यूज हुआ, 50 केजी बच गया, ठीक है, 50 केजी ये जो है ये हमारे पास रिमेनिंग रह गया। तो ये स्टोर को वापस क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है, कि ये मटेरियल बच गया है, ये रिटर्न करना होता है। तो इसके बदले में स्टोर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा उसके लिए मटेरियल रिटर्न नोट लिखेगा कि इस डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिटर्न कर दिया है। इसी तरह मटेरियल ट्रांसफर नोट भी होता है, मटेरियल ट्रांसफर नोट भी होता है। मटेरियल ट्रांसफर नोट का मतलब ये होता है कि मटेरियल देखें, आपके जो डिपार्टमेंट्स है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे असेंबली हो सकता है, फिनिशिंग हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, प्रेसिंग हो सकता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डिफरेंट तरह के आपके हो सकते हैं जो प्रोडक्शन है। अब लेट सपोज आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका ए भी था और बी भी था। अब ए को चाहिए था 400 मटेरियल और बी को चाहिए था 100 केजी। 400 केजी इनको चाहिए था, इनको 100 केजी चाहिए था। अब स्टोर ने क्या किया, स्टोर ने 400 केजी इनको इशू कर दिया था, ठीक है, 400 केजी इनको इशू कर दिया था। इन्होंने यूज कितना किया, 300 केजीज यूज किए, सिर्फ 300 केजीज यूज किए, तो 100 केजी इनके पास रह गया, 100 केजी लेफ्ट, मतलब रह गया। अब ये 100 केजी बजाय इसके कि ये स्टोर को भेजें, इन्होंने डायरेक्ट बी डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया 100 केजी। तो इसका मतलब मटेरियल ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मटेरियल ट्रांसफर हो गया। तो इस केस में भी स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, नोट लिखेगा जिसके अंदर मटेरियल जो ट्रांसफर करने वाला डिपार्टमेंट था ए, यानी कि ट्रांसफरर, ट्रांसफरर का मतलब होता है जिसने मटेरियल ट्रांसफर किया, और बी का नाम भी लिखेगा, बी को हम कहेंगे यहाँ पे ट्रांसफरी, ट्रांसफरी, ट्रांसफरी का मतलब यह है कि जिसको मटेरियल ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो होम मटेरियल इज ट्रांसफर्ड एंड मटेरियल जो ट्रांसफरर है जिसने मटेरियल ट्रांसफर किया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं परचेज साइकिल से रिलेटेड। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे दिए हुए इंस्टा लिंक पे डीएम कर सकते हैं और वहां पे आप अपनी क्यूरीज पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग अनसब्सक्राइब करके वीडियोस देख रहे हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक ऑन टाइम पहुंच सकें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।